Hello friends, I am Dr. Anu Dabar, Senior Rheumatologist at Paras Gurgaon. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। तो अगर आपने इस बीमारी का नाम कभी सुना है या पढ़ा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डॉक्टर अनु डाबर्स रूमा केयर को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दरअसल है क्या? ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है या फिर एक तरह का आर्थराइटिस है, गठिया है, जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी जिसे स्पाइन कहते हैं, हिप जॉइंट और सेक्रोइलियाक जॉइंट जो हमारे कमर के पिछले हिस्से में और खुले के जॉइंट्स होते हैं। इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो आमतौर पर 20 से 45 साल के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। ये डिजीज मेल्स फीमेल्स दोनों में मिलती है, बट मेल्स में कुछ ज़्यादा कॉमन होती है। तो अगर हम इस बीमारी के लक्षणों को समझने की कोशिश करें तो 5 सवाल हैं जिनके जवाब अगर आपकी तरफ से एक या एक से ज़्यादा जवाब यस है तो काफ़ी प्रोबेबल है कि आपको ये बीमारी है और आपको रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ये 5 सवाल है। पहला, अगर आपकी कमर के पिछले हिस्से, ऊपर के हिस्से या गर्दन में ऐंठन अकड़न के साथ सीवियर पेन रहता है जो सुबह के समय, खासकर सुबह जो पहले 1 या 2 घंटे में ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये पेन चलने फिरने पर, मूवमेंट करने पर बेटर होता है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये पेन बैठे रहने पर, इंक्लूडिंग सिटिंग फॉर लॉन्ग, आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठे हैं, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं बाइक या कार में, तब क्या ये पेन बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या इस पेन में पेन किलर लेने से कुछ आराम इंस्टेंटली आता है, कुछ समय तक रहता है, बट द मोमेंट यू स्टॉप पेन किलर्स ये पेन वापस आ जाता है? एंड नंबर 5, क्या इस पेन के साथ और इस पेन की वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, आपके बटक में पेन रहता है? इस बीमारी में कमर के दर्द के साथ क्या आपकी आंखों में, इंटेस्टाइन में, स्किन में कुछ और लक्षण हो रहे हैं? और या फिर आप इस बीमारी के लंबे समय चलने पर आपकी रीढ़ की हड्डी में डिफॉर्मिटी आ गई है, हंचबैक बन गया है, आप प्रॉपरली आगे झुक नहीं सकते, साइड में बेंड नहीं कर सकते। इस बीमारी को कई नामों से पहचाना जाता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस भी कहा जाता है या फिर सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये बीमारी डीजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोसिस से बहुत अलग है। डीजेनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस वो बीमारी है जहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में जो बीच में डिस्क्स आपको दिख रही हैं उनमें डिग्रेडेशन या डिजेनरेशन हो जाता है, जिस कारण ये बाहर निकलती हुई नर्व्स में डैमेज होता है। वो होता है स्पॉन्डिलोसिस, एज के साथ होता है, सियाटिका का पेन पैदा करता है। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पूरे स्पाइन में, हिप जॉइंट या सेक्रोइलियाक जॉइंट में सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है जो डिजेनरेशन से बहुत अलग है। और जो डिजेनरेशन या स्पॉन्डिलोसिस का पेन है वो काम करने पर, चलने फिरने पर, खड़े रहने पर बढ़ेगा। हालांकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन मूव अराउंड करने पर या एक्टिविटी पर मच बेटर होता है। अब हम ये भी जानेंगे कि क्या इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे बनेगा। तो इस बीमारी को डायग्नोसिस के लिए आपके रूमेटोलॉजिस्ट इज द राइट डॉक्टर टू गो टू। वो डॉक्टर्स उन्होंने अपने एमडी मेडिसिन के बाद 3 साल सुपर स्पेशलाइज किया होता है, उनके पास डीएम रूमेटोलॉजी की डिग्री होती है। ये डॉक्टर्स जो हैं वो आपके सिम्टम्स को समझेंगे, उसके बाद आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे ताकि वो फिगर आउट कर सके कि आपको इस बीमारी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आगे चलकर ये बीमारी आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है, और थर्ड, कितना अग्रेसिवली इसे ट्रीट करना जरूरी है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको है ही नहीं और आपके बैक पेन का रीजन कुछ और है। सिम्टम्स और हिस्ट्री के बाद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। 90% ऑफ पेशेंट्स में फिजिकल एग्जामिनेशन, जहां हम एज ए रूमेटोलॉजिस्ट आपके कुछ फिजिकल टेस्ट करवाते हैं, आपको लेट कर बिठाकर एग्जामिन करते हैं, वहीं पर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। 10% पेशेंट्स में हमें ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, एक्सरे एमआरआई की जरूरत पड़ती है अगर हमें सस्पिशन हो कि ये कुछ और कारण से हो सकता है। और ब्लड टेस्ट और एमआरआई कराने का एक और फायदा ये है कि ये हमें बताएंगे कि आगे चलकर इस बीमारी में जॉइंट्स के अलावा क्या कुछ और इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे आई, स्किन, इंटेस्टाइन। और सेकेंडली, इस बीमारी को आपको टैबलेट्स की जरूरत पड़ेगी या कुछ स्पेसिफिक इंजेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। एक कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं कि ये बीमारी हमें ही क्यों हुई। सो देखिए, इस बीमारी के कारण के लिए 2-3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स, एक HLA-B27 नाम का जीन है जो PCR टेक्निक से टेस्ट किया जाता है आपके ब्लड में, जो 80% पेशेंट्स में इस बीमारी के साथ पॉजिटिव मिलता है और 20% ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनमें ये नेगेटिव हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर किसी ने आपका ये टेस्ट कराया है फॉर सम अदर रीजन और वो नेगेटिव आ गया है बट आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं मेरे 5 सवालों से, तो भी आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। ये HLA-B27 नेगेटिव एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है।
ये जीन हमें एट रिस्क रखता है इस बीमारी को एक्वायर करने में, इसीलिए इस बीमारी में मल्टीपल फैमिली मेंबर्स का अफेक्शन हो सकता है इस बीमारी के कारण, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स तो ऑफकोर्स ब्लड लाइन में शेयर होते हैं। जिनका HLA-B27 पॉजिटिव है उनमें ये डिजीज ट्रिगर होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे टू मच ऑफ स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव, a sedentary lifestyle, overweight, obesity, an unhealthy diet with lot of saturated fats and having lot of oxidants, या फिर red meat या pro inflammatory diet अगर आप लेते हैं। उसके अलावा कई बार रिपीटेड इन्फेक्शन जो कि आपके इम्यून सिस्टम को ओवरड्राइव में ले जाते हैं, तो भी ये डिजीज देखी जाती है। स्पेशली पोस्ट कोविड हमने देखा है कि HLA-B27 नेगेटिव टाइप ऑफ एंकस्पॉन्ड या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस बढ़े हैं, जहां वी आर सस्पेक्टिंग कि ये जो इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो उनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हुआ, वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब हम आते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट पर। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं ट्रीटमेंट के। पहला, पेशेंट एजुकेशन, जो अब तक मैंने आपसे बात की, बीमारी को समझने की कोशिश। सेकंड इज मेडिकेशंस, जहां हम याद रखिए पेन किलर्स इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। उन्हें शॉर्ट पीरियड के लिए आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी स्पाइन में, हिप में, सैक्रोइलियाक जॉइंट में डिफॉर्मिटी नहीं चाहते, अपने घुटने, एडी, एंकल में डिफॉर्मिटी नहीं चाहते, तो इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। उसमें कई ओरल टैबलेट्स भी इन्वॉल्व हैं। अगर आपका आर्थराइटिस हिप स्पाइन में ना होकर नी में, एंकल में, तो हम सल्फासालाजीन यूज करते हैं। ऑफ लेट एक नया मॉलिक्यूल है जिसे टारगेटेड डीमार्ट कहा जाता है, टोफैसिटिनिब, जिसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं स्पाइन में और सैक्रोइलियाक जॉइंट में। उसके अलावा डैमेज को रोकने वाली ट्रीटमेंट है जिसे बायोलॉजिक्स कहा जाता है, जिसका बहुत ही जुडिशियस यूज होना चाहिए, रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा सिर्फ तभी होना चाहिए। इन इंजेक्शंस को कभी वीकली, कभी 2 वीकली, इसके अलग अलग तरह के इंजेक्शंस हैं जो इसमें दिए जाते हैं, जहां रिलीफ सिग्निफिकेंट है। और अगर आपके रूमेटोलॉजिस्ट प्रॉपर टेस्ट करके दे तो इस थेरेपी का इतना मेजर साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इन डिटेल कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स क्या खाएं, किस तरह की एक्सरसाइजेस करें। अगर आपके फैमिली में किसी को ये है और आप चाहते हैं कि आपको ये ना हो, तो क्या टेस्ट कुछ करानी चाहिए या फिर किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए ताकि आपको ये डिजीज ना हो। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।